हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब करते हुए वीडियो में जो बेल आइकन पर घंटी का निशान आता है उसको भी दबा दें। आप लोग चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए जिसको फ्री क्लास करना है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं टॉपिक जो पढ़ाने वाला है। सब्जेक्ट वही इंडियन इकोनॉमिक्स, जैसे मैं ये भी चल रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से श्रेणी चल रहा है, अथवा श्रृंखला चल रहा है। एक एक के बाद एक इंडियन इकोनॉमिक्स तो भारतीय अर्थव्यवस्था से सब्जेक्ट से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और इंडियन इकोनॉमिक्स से टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तब दूसरा टॉपिक अथवा दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में। इसलिए आप लोग अच्छे अच्छे जो टॉपिक है अथवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उनको मैं ख़त्म करके ही दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। इसलिए जो सोच रहे हैं कि अभी दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, अभी दूसरा नहीं चलेगा, अब ज़्यादा क्लास नहीं बचा है, लगभग 4-5 क्लास होगा तब इंडियन इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक अथवा प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। आज देखते हैं पढ़ाने वाला टॉपिक सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज पढ़ाने वाला टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा किए कार्य। मतलब सरकार ने जो आर्थिक सुधार के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया था, उसके अंतर्गत कौन कौन सा कार्य किए हैं सरकार ने, वही आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो चलिए देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए कार्य, यह आज का प्रश्न है अथवा आज का टॉपिक है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। लिखा है आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीति की मुख्य तीन विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण है। भारत सरकार ने आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत 3 प्रकार की नीति अपनाई जो निम्नलिखित है। पहला ए नंबर उदारीकरण, बी में निजीकरण, सी में वैश्वीकरण। मतलब कहने का अर्थ है एक ही है कि आर्थिक सुधार की मुख्य 3 विशेषताएं होती है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और भारत ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत इन्हीं 3 विशेषताओं को अपनाया था। वैश्वीकरण तथा सरकार ने इन्हीं नीतियों के अंतर्गत भारत में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। सरकार के इन्हीं नीतियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए थे अथवा किए गए हैं। वह 3 नीतियाँ जो है, पहला में ए नंबर उदारीकरण के नीति के अंतर्गत कार्य, सरकार ने जो 3 नीति लागू किया था अथवा आर्थिक सुधार के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो कार्य किया गया था वह पहला जो उदारीकरण नीति के अपनाया था, उसके अंतर्गत कौन कौन सा कार्य किए थे। तो देखिए क्या किया था उदारीकरण नीति के अंतर्गत कार्य। तो पहला जो किया था वह इसके अंतर्गत कार्य वह था, सरकार ने 24 जुलाई 1991 को क्रांतिकारी परिवर्तन किया, देश में नई औद्योगिक नीति लागू किया। मतलब नया औद्योगिक नीति लागू कर दिया। उदारीकरण नीति के अंतर्गत पहला कार्य यही किया था सरकार ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत। दूसरा कार्य जो किया था उदारीकरण के अंतर्गत वह किया था, संपूर्ण देश में औद्योगिक स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति, सिर्फ 6 वस्तुओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। दूसरा कार्य जो किया था वह औद्योगिक लाइसेंस को ख़त्म कर दिया था। लाइसेंस प्रणाली को सरकार ने ख़त्म कर दिया था जो कि उद्योग की स्थापना के लिए होता था। सिर्फ 6 वस्तुएं ही ऐसी थी जिसके लिए लाइसेंस के लिए अनिवार्यता था। सिर्फ 6 उद्योग थे जिसको निर्माण के लिए अथवा स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता किया गया था भारत सरकार द्वारा। ये 2 मुख्य कार्य किया गया था उदारीकरण नीति के अंतर्गत भारत में आर्थिक सुधार करने के लिए। और दूसरा जो है वैश्वीकरण, दूसरा जो है निजीकरण के अंतर्गत सरकार ने कौन कौन कार्य किए हैं, अब उसको देखते हैं। तो जैसे बी नंबर में लिखा है निजीकरण नीति के अंतर्गत किए गए कार्य। सरकार ने निजीकरण जो किया था आर्थिक सुधार करने के लिए देश में, तो वह निजीकरण के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए थे सरकार ने, वो देखते हैं। तो निजीकरण नीति के अंतर्गत किए गए कार्य, पहला जो किया था निजी क्षेत्रों को भारतीय एवं विदेशी बैंकों की स्थापना
कहने का अर्थ है भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों को भारतीय एवं विदेशी बैंकों की स्थापना करने का अधिकार दे दिया गया था। मतलब प्राइवेट लोगों को भारतीय बैंक अथवा विदेशी बैंक खोलने का अधिकार दिया था भारत में। पहला कार्य किया था निजी के अंतर्गत। दूसरा कार्य राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी फर्मों को अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था अथवा किया जा रहा था। इसलिए दूसरा कार्य जो किया था सरकार ने वह निजीकरण के अंतर्गत वह मुख्य कार्य किया था कि राष्ट्र की जो वित्तीय संस्थाएं होती है जहाँ पर पैसा का लेन देन होता है अधिक मात्रा में, अथवा जो वित्तीय संस्थाएं होते हैं बैंक होते हैं, उनको अधिकार दिया था कि वह निजी व्यक्तियों अथवा निजी फर्मों को अधिक से अधिक ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि देश में अधिक उद्योगों की स्थापना हो सके अथवा व्यापार देश में उपलब्ध हो सके और लोगों को रोजगार मिले। इसलिए वित्तीय संस्थाओं को निजी फर्म अथवा निजी कंपनियों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। दूसरा कार्य निजी के अंतर्गत सरकार ने किया था। और तीसरा कार्य जो निजीकरण के अंतर्गत सरकार ने किया था आर्थिक सुधार में, वह तीसरा कार्य सरकार ने निजी विदेशी विनियोग प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्रों को खोल दिया था। मतलब सरकार ने निजी और विदेशी विनियोग के लिए भारत में कई क्षेत्रों को खोल दिया था। मतलब कई क्षेत्रों को भारत सरकार ने यह छूट दे दिया था कि आप जिसके पास वो संसाधन है वह भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना विकास और देश का विकास में भागीदार बन सकते हैं। मतलब विदेश के व्यक्ति भी भारत में अपना कारखाने खोल सकते हैं अथवा कोई व्यापार अथवा व्यवसाय कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार ने इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्षेत्र को खोल दिया था, जिसे इंग्लिश में प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। निजी विदेशी विनियोग प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र खोल दिए थे, जिसमें से पहला है शक्ति पावर, दूसरा है गैस और तेल। इन तीनों क्षेत्रों को खोल दिया था। मतलब कहने का अर्थ है अगर किसी विदेश के पास तेल है तो वह भारत में तेल का सप्लाई कर सकता है, अथवा जिसके पास गैस की मात्रा अधिक है जो निजी व्यक्ति के पास, वह गैस का इन्वेस्ट भारत में अथवा प्लांट का अथवा उद्योग की स्थापना कर सकता है। जिसके पास पावर है तो शक्ति का अनेक अर्थ है, फोर्स हो सकता है, हवाई जहाज, सैनिक औजार हो सकता है, वह भी भारत में अपना विनियोग कर सकता है इन सभी क्षेत्रों के अथवा मेकिंग संबंध के लिए। बड़ा बड़ा हथियार की स्थापना करने के लिए हो सकता है वही किया होगा। निजी के अंतर्गत शक्ति पावर गैस तेल इन सभी उद्योगों को विनियोग अथवा अपनी इन्वेस्ट करने की क्षमता दे दिया था। जो तीसरा नीति अपनाया था आर्थिक सुधार में, वह तीसरा नीति था वैश्वीकरण की नीति, जो C नंबर में है। इसके अंतर्गत सरकार ने देश में आर्थिक सुधार करने के लिए वैश्वीकरण की नीति अपनाई। और वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत सरकार ने मुख्य रूप से यह कार्य किया था कि अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया था। मतलब कहने का अर्थ है कि सरकार ने अपने देश की मुद्रा का मान विदेशों की मुद्रा की तुलना में घटा दिया था, ताकि देश में अधिक से अधिक लोग अथवा देश की वस्तुएं खरीद सके और अपना देश में अधिक से अधिक मुद्रा आ सके और भारत का पर्यटन भी बढ़ सके। अवमूल्यन एक प्रकार से मुद्रा का मूल्य में कमी करना ही अवमूल्यन कहलाता है, अथवा दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि अवमूल्यन किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की तुलना में अपने मुद्रा की मान में कमी करना ही अवमूल्यन है। इस प्रकार की नीति सरकार ने किया था वैश्वीकरण के अंतर्गत। उदाहरण के लिए समझते हैं इसको, जैसे अभी $1 बराबर 69 रुपया है, लेकिन सरकार चाहे तो इसको $1 बराबर 80 डॉलर भी एक $1 बराबर 80 रुपया भी कर सकता है। यह एक प्रकार से अवमूल्यन ही कहलाएगा, क्योंकि देखिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत से कुछ मंगाता है तो उसको $1 ही देना पड़ेगा भारत में, और
अभी कैसे कोई वस्तु विदेश से कोई भारत से मंगाता है तो भारत वाला उसको $1 अगर कोई वस्तु खरीदता है तो वह $1 के लिए 69 रुपये देता है। लेकिन भारत सरकार जब $1 को भारत में 80 रुपया कर देगा, तो जब वह एक कोई वस्तु खरीदेगा यहाँ से, भारत वाला कोई वस्तु विदेश से खरीदेगा $1 का वस्तु, तो पहले कितना देना पड़ता, अभी कितना है, $1 बराबर 69 रुपया। मतलब $1 का सामान अभी विदेश से खरीदेगा तो आपको 69 रुपया विदेश वाला को देना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार जब अवमूल्यन करता है तो अपने मूल्य को घटा देता है, और अभी एक रुपया बराबर $1 बराबर 69 रुपया है, और जब अवमूल्यन करेगा सरकार तो 1 रुपया बराबर 80 रुपया कर देगा, $1 बराबर 80 रुपया। तो जब कोई वस्तु $1 का खरीदिएगा भारत विदेश से, तो अभी जो 69 रुपया देना पड़ता था अब 80 रुपया देना पड़ेगा विदेश को लोगों को। तो एक प्रकार से मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, अब मुद्रा का मान घटा दिया विदेशों की तुलना में अपने मुद्रा का मान, यही अवमूल्यन होता है। तो यह कार्य जो किया था यह वैश्वीकरण के अंतर्गत किया था भारत सरकार ने, ताकि देश में अधिक वस्तुओं का विक्रय हो अथवा निर्यात हो सके और देश अधिक सशक्त और विदेशी मुद्रा का भंडारण कर सके। तो ये सभी कार्य किए गए थे आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत, जो 3 नीति अपनाया था, जिसे संगठित रूप में LPG मॉडल कहते हैं। उसके अंतर्गत सरकार ने यह कार्य किया था। आर्थिक सुधार के अंतर्गत सरकार ने 3 नीति अपनाई थी, LPG मॉडल, जिसे मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, और ये आर्थिक सुधार के अंतर्गत इन 3 नीतियों के अंतर्गत, इन तीनों नीतियों के अंतर्गत जो जो कार्य किए हैं उसको मैंने बताया है। पहला A नंबर में जो उदारीकरण की नीति के अंतर्गत ये कार्य किए हैं 1, 2, 3, और फिर निजीकरण के अंतर्गत ये सभी कार्य किए थे, और वैश्वीकरण के अंतर्गत जो कार्य किया था और मुद्रा का अवमूल्यन किया था। तो ये सभी कार्य आर्थिक सुधार की नीति के अंतर्गत सरकार ने किए थे।